हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन का जो टॉपिक है वह बीपीएससी का अगर मेंस का सिलेबस देखा जाए तो वह जीएस पेपर 2 के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी से भी जुड़ा हुआ है और इसके अलावा जीएस पेपर 1 में करेंट अफेयर सेक्शन में भी यहां से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वह चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में कुछ दिनों पहले सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया गया है। तो यहां से संबंधित प्रश्न करेंट अफेयर में भी पूछे जा सकते हैं और चूंकि पॉलिटी से संबंधित, इलेक्शन रिफॉर्म से संबंधित टॉपिक है तो यहां से संबंधित प्रश्न आपको जीएस पेपर 2 में भी पूछे जा सकते हैं। तो यह जो टॉपिक है वह 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण है। आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को समझें और इसको सभी पहलू पर अपना फ्रेश नोट्स को तैयार कर लें। आइए सबसे पहले इसका प्रश्न को देखते हैं कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और इसके अलावा इसी से संबंधित एक और प्रश्न उभर सकता है जिसे मैं अंतिम में डिस्कस करूंगा। और इन दोनों प्रश्न को देखा जाए तो इन दोनों में से कोई भी प्रश्न बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, चुनावी बॉन्ड से आप क्या समझते हैं? यानी कि सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, चुनावी बॉन्ड क्या है। ठीक है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनावी बॉन्ड को अवैध घोषित किए जाने के फैसले के आलोक में चुनावी बॉन्ड का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है और इसी निर्णय के आलोक में चुनावी बॉन्ड का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। यानी कि चुनावी बॉन्ड क्या है इसे बताइए और इसके बाद चुनावी बॉन्ड के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं। आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब हो गया इसका सकारात्मक पक्ष के साथ साथ इसकी आलोचना भी करना है और इसके बाद एक मूल्यांकन करना है कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को देखने के बाद क्या यहां पर चीजें स्पष्ट हो पा रही है। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। साथ ही पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए चंदे हेतु किस प्रकार के विकल्प को अपनाया जा सकता है, उपाय सुझाएं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे असंवैधानिक करार दे दिया गया, तो अब उसके जगह पर किस प्रकार के विकल्प को इलेक्शन फंडिंग के लिए अपनाया जा सकता है, उन विकल्पों को भी आपको बताना है, उन उपायों को भी आपको सुझाव के रूप में देना है। तो यह आज का प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17वीं बीपीएससी के लिए स्पेशली काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेंट अफेयर सेक्शन से जुड़ा हुआ है और इंडियन पॉलिटी सेक्शन से, यानी कि जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों सेक्शन से संबंधित यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे और इसके बाद चुनावी चंदे क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। यानी कि अभी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो डिसीजन दिया गया चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करने को लेकर, तो वह 5 सदस्यीय संविधान पीठ थी। यानी कि वैसा संविधान पीठ जिसमें 5 न्यायाधीश थे, 5 सदस्य थे और उन सभी ने सर्वसम्मति से यह फैसला दिया है। यानी कि 5 अगर सदस्य थे तो 5 में से 5 इस पर सहमत थे कि चुनावी बॉन्ड की जो प्रक्रिया है वह असंवैधानिक है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ सूचना के अधिकार जैसे संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन बताया है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड की जो प्रक्रिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड की जो प्रक्रिया है, वह नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करती है और इसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, सूचना का अधिकार, उसका भी चुनावी बॉन्ड की प्रक्रिया उल्लंघन करती है। इसीलिए उसे असंवैधानिक करार दे दिया गया है। तो यहां पर क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया। चूंकि यह करंट सेक्शन से भी जुड़ा हुआ है तो यहां पर इंट्रोडक्शन में करंट सेक्शन को ही रखना महत्वपूर्ण है। अब आइए चुनावी बॉन्ड से आप क्या समझते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है।
चुनावी बॉन्ड वह वित्तीय तरीका है जिससे सियासी दलों को चंदा दिया जाता है। यानी कि चुनावी बॉन्ड एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदे प्रदान किए जाते हैं। चुनावी फंडिंग व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार के द्वारा वर्ष 2017-18 में इसकी शुरुआत की गई थी। आप याद करिए, जब वित्त मंत्री अरुण जेटली थे उस समय चुनावी बॉन्ड लाया गया था और सरकार के द्वारा इसका उद्देश्य बताया गया था कि चुनावी फंडिंग में, चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। हालांकि पारदर्शिता लाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य थे, लेकिन इसके बावजूद कई सारे ऐसे कदम इसके थे जो अपारदर्शी प्रक्रिया के रूप में परिलक्षित होती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसे असंवैधानिक करार दिया गया है। ठीक है, तो चुनावी बॉन्ड की जो शुरुआत है वह 2017-18 के वित्तीय वर्ष में की गई थी और इसे सदन के पटल पर एक वित्त विधेयक के रूप में इसे रखा गया था। क्यों? क्योंकि यह एक वित्तीय तरीका है जिससे राजनीतिक दलों को चंदे प्रदान किए जाते हैं। इसका उद्देश्य राजनीतिक वित्त पोषण अथवा फंडिंग में शुद्ध धनराशि के आगम व पूर्ण पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना था। यानी कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रक्रिया लाई गई थी तो सरकार के द्वारा यही आश्वासन दिया गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सकेगा। ठीक है, तो चुनावी बॉन्ड की प्रक्रिया क्या है? तो राजनीतिक दलों को चंदे प्राप्त करने का एक तरीका, एक माध्यम है जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। अब आइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किस प्रकार से राजनीतिक दलों को चंदे प्राप्त होते थे। तो चुनावी बॉन्ड किसी भी भारतीय नागरिक अथवा किसी ऐसे व्यक्ति या संस्थान द्वारा खरीदा जा सकता है जो भारत में निगमित अथवा स्थापित किए गए हों। इसके अलावा एक और विशेषता है कि देखेंगे आप, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड किसी नागरिक के द्वारा तो खरीदा ही जा सकता है। इसके अलावा कोई अगर एनजीओ हो तो उसके द्वारा भी खरीदा जा सकता है, कोई कंपनी हो तो उसके द्वारा भी खरीदा जा सकता है, नागरिकों का कोई समूह हो तो उसके द्वारा भी खरीदा जा सकता है और चंदे राजनीतिक दलों को प्रोवाइड किया जा सकता है। चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल ऐसे राजनीतिक दलों को दान देने के लिए होता है जिन्हें पिछले चुनाव में कुल मतों के कम से कम 1% मत प्राप्त हुए हों। यानी कि वैसे राजनीतिक दल जिन्हें प्रीवियस इलेक्शन में, पिछले चुनाव में कुल जो वोट प्राप्त हुआ, वोटिंग प्रतिशत हो, उसका कम से कम मिनिमम 1% मत प्राप्त हुआ हो, उसे चुनावी बॉन्ड के माध्यम से फंडिंग प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और यहां पर आपको याद रखना है कि जो चुनाव की चर्चा की गई है वह आइदर विधानसभा और लोकसभा, किसी भी चुनाव में, या तो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, कुल वोट का मिनिमम 1% मत उस राजनीतिक दल को प्राप्त होने चाहिए। एसबीआई इसके लिए अधिकृत बैंक है। यानी कि चुनावी बॉन्ड आप कहां से परचेज करेंगे तो आपको एसबीआई जाना पड़ेगा, जो कि सरकार के अंतर्गत आती है एसबीआई, और वहां से जाकर आपको बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। और यह भी आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं वह 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख तथा 1 करोड़ के गुणकों में जारी किया जाता है। यानी कि आप 1 करोड़, अगर आप 10 करोड़ का देना चाहते हैं चंदा, तो 1 करोड़ वाले 10 आप इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज करेंगे। तो इसके गुणक में, यानी कि इसके मल्टीपल में आपको परचेज करके उसे सबमिट करना होगा चंदे को। बॉन्ड पर दाता के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है और यही सबसे अपारदर्शी कदम है कि इसमें जो दाता हैं उसके नाम को पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाता है। मतदाता यह नहीं जान पाते कि किस राजनीतिक दल को कौन सा व्यक्ति कितना फंड प्रोवाइड कर रहा है। और एक मतदाता के रूप में, भारतीय नागरिक के रूप में हम सभी को यह जानना कर्तव्य है, हम सभी को यह जानना चाहिए कि जो सरकार सत्तारूढ़ है या जो विपक्षी दल है, जिस राजनीतिक दल को हम लोग वोट कर रहे हैं, उसे कौन कंपनी, कौन सी एनजीओ कितना चंदा प्रदान कर रही है। लेकिन इस इलेक्टोरल बॉन्ड में दाता का नाम पूरी तरीके से गुप्त रखा जाता है। यानी कि कौन सा व्यक्ति किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दे रहा है यह आम जनता को पता नहीं चल पाता है। तो ये सारी विशेषताएं थी इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित। ठीक है, तो चुनावी बॉन्ड क्या है यहां पर हमने डिस्कस कर लिया। प्रश्न, पहला सेक्शन यहां पर समाप्त होता है। दूसरा सेक्शन है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किए जाने के निर्णय के आलोक में
इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो सबसे पहले यह हमें देखना है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित। इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई सारे महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है जिसे हमें जानना आवश्यक है। देखिए, अभी हमने ऊपर बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 5 सदस्यीय संविधान पीठ के द्वारा यह निर्णय लिया गया। तो 5 सदस्य जो संविधान पीठ है, जिनमें डीवाई चंद्रचूड़ एक मेंबर थे जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, संजीव खन्ना ये भी मेंबर थे, बी.आर. गवाई ये भी मेंबर थे, जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा ये 5 सदस्यीय संविधान पीठ के सदस्य हैं और इन सभी ने एकमतता के साथ, सर्वसम्मति के साथ निर्णय दिया है। सभी का इस पक्ष पर राय था कि चुनावी बॉन्ड की जो प्रक्रिया है वह असंवैधानिक है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया में प्रासंगिक इकाइयां हैं। पारदर्शी निर्वाचन के लिए राजनीतिक दलों की फंडिंग की जानकारी बेहद जरूरी है। इस मोर्चे पर चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के भी प्रतिकूल है, यानी कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जो कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक दल चूंकि सरकार का गठन करते हैं, विपक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जनहित के मुद्दों को सामने रखते हैं, तो राजनीतिक दल जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत। तो इसीलिए सभी मतदाता को यह जानने का अधिकार है कि किस राजनीतिक दल को किस व्यक्ति के द्वारा, किस कंपनी के द्वारा और कितना फंडिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया और कहा कि यह जो चुनावी बॉन्ड की जो प्रक्रिया है वह सूचना का अधिकार आरटीआई और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए यानी कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतिकूल है। ठीक है, न्यायालय ने यह भी कहा कि 15 दिन की वैधता अवधि के भीतर राजनीतिक दल सभी चुनावी बॉन्ड खरीदारों को वापस करेंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस राजनीतिक दल को जिस कंपनी के द्वारा चुनावी बॉन्ड जो मिल चुके हैं वे 15 दिनों के भीतर उसे वापस करेंगे। साथ ही एसबीआई को तुरंत चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करना होगा और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शीघ्र अतिशीघ्र एसबीआई जो कि चुनावी बॉन्ड जारी करती है वह चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करे। तो यह सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी थी और चुनावी फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी की दिशा में अब देखेंगे तो यह काफी महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। इसीलिए हमने बार बार बोला कि यहां से प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग इस टॉपिक के सभी पहलू को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हमने डिस्कस किया। अब प्रश्न क्या है कि इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। देखिए, किसी के बारे में आप आलोचनात्मक मूल्यांकन तभी कर पाएंगे जब उसके बारे में पॉजिटिव और निगेटिव सभी पहलुओं के बारे में आप अवगत होंगे। तो सबसे पहले हम लोग चुनावी बॉन्ड के लाभ को देखते हैं कि आखिर चुनावी बॉन्ड के क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं। तब हम लोग समझ पाएंगे कि हाँ, एक निष्पक्ष निर्णय इस पर हम लोग ले पाएंगे जब आप लाभ और हानि दोनों पक्षों को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लाभ को डिस्कस करते हैं। लाभ यह है कि राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता में वृद्धि। कैसे? क्योंकि राजनीतिक दलों को ईसीआई यानी कि चुनाव आयोग के साथ अपने बैंक खातों के विवरण का खुलासा करना अनिवार्य रखा गया था चुनावी बॉन्ड के तहत। दूसरा, नकदी लेन देन में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि चुनावी बॉन्ड के तहत जो फंडिंग की जाती है, पैसे दिए जाते हैं कॉरपोरेट सेक्टर के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, वह जो भुगतान होता है वह या तो चेक के रूप में या फिर डीडी के रूप में उसे किया जाता है। तो स्वाभाविक है कि अगर आप ड्राफ्ट के रूप में, चेक के रूप में किसी को पैसा देंगे तो वह कैशलेस इकोनॉमी को प्रोत्साहन मिलेगा। तो नकदी लेन देन में कमी आएगी, यह भी एक इसके महत्वपूर्ण पक्ष हैं। अगला, दाता की गोपनीयता का संरक्षण। चूंकि ऐसा माना जाता है कि इसके तहत हमने अभी ऊपर भी बताया था कि चुनावी बॉन्ड के तहत कौन व्यक्ति किस राजनीतिक दल को कितना फंडिंग कर रहा है, यह बात पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाती है। तो दाता की गोपनीयता का संरक्षण हो पाता है, यानी कि निर्भीक तरीके से कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल को पॉलिटिकल फंडिंग, चुनावी इलेक्टोरल फंडिंग कर सकता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण लाभ है।
अगला, धन के रूप में प्राप्त दान के उपयोग का खुलासा करने की जवाबदेही होती है राजनीतिक दलों के ऊपर। तो यह भी चुनावी बॉन्ड के महत्वपूर्ण लाभ हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 3-4 महत्वपूर्ण लाभ हैं जो चुनावी पक्ष के संदर्भ में कही जा सकती है। लेकिन चुनावी पक्ष के लाभ से कहीं ज्यादा देखा जाए तो चुनावी पक्ष की आलोचना निकलकर सामने आती है। कैसे, इसे हम लोग यहां पर विभिन्न पॉइंट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट है, चुनावी बॉन्ड अपने मूल उद्देश्य से चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के बिल्कुल विपरीत काम कर रही है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड की गोपनीयता केवल जनता और विपक्षी दलों के लिए है, दान प्राप्त करने वाले दल के लिए नहीं। उस समय अभी हमने बताया कि दाता की गोपनीयता का संरक्षण मिल पाता है चुनावी बॉन्ड के लाभ के अंतर्गत हमने डिस्कस किया, लेकिन गोपनीयता का जो संरक्षण है वह सिर्फ और सिर्फ जनता और विपक्षी दलों के लिए है, क्योंकि जिस राजनीतिक दल को व्यक्ति फंडिंग कर रहे हैं वह राजनीतिक दल तो जान ही पाता है कि कौन सा व्यक्ति हमें चंदा दे रहा है, तो उसके पक्ष में कई सारे सरकार में रहते हुए उससे सहूलियत प्रदान कर सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं जो निष्पक्षता वाली भाव है कि सरकार निष्पक्ष तरीके से कार्य करेगी, उस पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण आलोचना का बिंदु है कि जो गोपनीयता की बात है वह सिर्फ जनता और विपक्षी दलों तक ही सीमित रहती है, क्योंकि आम जनता नहीं जान पाते कि किसे चंदा मिल रहा है, विपक्षी दल नहीं जान पाते, लेकिन जिस दल को चंदा मिल रहा है वह तो जान ही पाता है। तो गोपनीयता किस तरह की हुई, तो यह भी एक इसका महत्वपूर्ण आलोचना का पक्ष है। अगला पॉइंट है, चुनावी बॉन्ड से जबरन वसूली की संभावना बनी रहती है, क्योंकि इससे सरकार को यह पता चल जाता है कि उसके विरोधी या विपक्षी पार्टी को कौन फंडिंग कर रहा है। देखिए कितना महत्वपूर्ण यहां पर पॉइंट लिखा गया है कि चुनावी बॉन्ड से, चूंकि एसबीआई जो है सरकार के अधिकृत सरकारी बैंक है, यह एसबीआई, अब एसबीआई के माध्यम से अगर कोई कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, विपक्षी दल को चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड को परचेज करता है, तो स्वाभाविक है कि सरकार जान जाएगी कि विपक्षी दल को कौन सी कंपनी, कौन सी व्यक्ति कितना चंदा दे रहा है, और ऐसी तरह इस स्थिति में क्या करेगी कि सरकार उस कंपनी को टारगेट करेगी। हो सकता है कि महत्वपूर्ण ठेके उस कंपनी को ना देकर उसके अगेंस्ट में जो कंपनी खड़ी हो, बोली लगाए, उसे प्रदान किया जाए। हो सकता है कि जो भी व्यक्ति किसी विपक्षी दलों को पॉलिटिकल फंडिंग कर रहा हो, इलेक्टोरल फंडिंग कर रहा हो, तो सरकार के द्वारा उस व्यक्ति को टारगेट किया जाए, उस व्यक्ति के ऊपर ईडी, सीबीआई भेजकर रेड डलवाया जाए। तो ये सभी सूचनाएं यहां से लीक करने का खतरा रहता है और सरकार विपक्षी दलों पर कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग कर सकती है। यही आप इसी बात से समझिए कि एडीआर की जो रिपोर्ट आई है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी राजनीतिक दल को मिला है तो वह सत्तारूढ़ राजनीतिक दल को मिला है। और कुछ दिनों पहले विपक्षी दलों के द्वारा भी आरोप लगाए गए हैं कि सरकार के द्वारा उन व्यक्तियों को टारगेट किया जा रहा है जो विपक्षी दलों को चंदा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और उन व्यक्तियों के ऊपर ईडी, सीबीआई के माध्यम से रेड डलवाई जाती है, और उसके बदले में सरकार के द्वारा उसे आरोप मुक्त करने के लिए चंदे की डिमांड की जाती है। तो इसीलिए भी आप देखेंगे कि आलोचना का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था। अगला, इससे मतदाताओं को यह पता नहीं चल पाएगा कि किस व्यक्ति, कंपनी या संगठन ने किस पार्टी को कितनी मात्रा में फंड प्रोवाइड किया है। और अभी हमने बताया था कि भारत के एक नागरिक होने के नाते, एक जागरूक मतदाता होने के नाते हम सभी भारतीयों को जानने का यह कर्तव्य है, हम सभी भारतीयों को यह जानना चाहिए कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग वोटिंग कर रहे हैं सरकार में, सरकार गठन के लिए या फिर विपक्ष में भूमिका निभाने के लिए, उस राजनीतिक दल को किस व्यक्ति के द्वारा, किस कंपनी के द्वारा, किस संगठन के द्वारा फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है। क्या वह देश विरोधी संगठन तो नहीं है? क्या वे पर्यावरण के मानदंडों को फॉलो नहीं करने वाले कंपनी तो नहीं है? तो इन सभी के बारे में जानने का अधिकार आम जनता, आम मतदाता को होना चाहिए। तो इसीलिए इसका एक महत्वपूर्ण आलोचना यहां भी जाता है कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध में है इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रक्रिया। अगला है, चुनावी बॉन्ड की अवधारणा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के विरुद्ध है। सरकार एसबीआई से दाता की जानकारी मांगकर बदले की भावना से काम कर सकती है। अभी हमने ऊपर बताया था कि एसबीआई चूंकि सरकारी बैंक है और सरकार यहां से जो जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है उसकी लिस्ट मंगा सकती है और उसके विरुद्ध बदले की भावना से काम कर सकती है अगर कोई विपक्षी दलों को ज्यादा फंडिंग प्रोवाइड करा रहा हो तो ये सारे जो पॉइंट है वह कहीं ना कहीं इसके आलोचना में जाती है, इसके अगेंस्ट में जाती है। इसके अलावा एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह है कि चुनावी बॉन्ड से, इलेक्टोरल बॉन्ड से
क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिल सकता है। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब होता है व्यापारी और सरकारी अधिकारियों के मध्य का संबंध, और इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं व्यापारियों को बिना मतलब का उसे लाभ मिलता रहेगा। क्रोनी सरकार और कंपनियों के बीच एक गठजोड़ डेवलप हो पाएगी। सरकार जो है कंपनियों को डरा धमकाकर अधिक से अधिक चंदा वसूलना प्रारंभ कर देगी। तो क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिलेगा, और इसके बदले में क्या होगा, अगर सरकार किसी कंपनी को डरा धमकाकर चंदे लेती है तो फिर वह कंपनी भी चाहेगा कि सरकार, जब ये पॉलिटिकल पार्टी जिसे हम फंडिंग प्रोवाइड करा रहे हैं वह अगर सरकार में आती है तो हमारे महत्वपूर्ण जो ठेके हैं, महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट है, वह हमारी कंपनी को प्रोवाइड करे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं यह लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन माना जाएगा। तमाम बिंदुओं का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि चुनावी बॉन्ड की प्रक्रिया स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की राह में एक महत्वपूर्ण अवरोध है। अभी हमने इसके चुनावी बॉन्ड की लाभ को भी हमने देखा, चुनावी बॉन्ड के महत्वपूर्ण हानियों को भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, और इन सभी पक्षों को डिस्कस करने से स्पष्ट होता है कि हाँ, चुनावी बॉन्ड की जो प्रक्रिया है वह एक गौण प्रक्रिया है, जिसमें कई सारी चीजें जो है पूरी तरीके से अपारदर्शी है, और यह स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की राह में एक महत्वपूर्ण रोड़ा है, एक महत्वपूर्ण अवरोधक है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसे असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद इसके एक नए विकल्प की तलाश की जा रही है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा चुनावी बॉन्ड की प्रक्रिया को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अब प्रश्न उठता है कि आखिर नया विकल्प के रूप में किसे अपनाया जाए, पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, किस प्रकार के नए ऑप्शन इमर्ज हो सकते हैं। तो एक नए विकल्प की तलाश की जा रही है ताकि राजनीतिक दलों को चंदे की प्राप्ति हो सके। इस संदर्भ में चुनावी चंदे में पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विकल्प इस प्रकार के हो सकते हैं। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण विकल्प हो सकते हैं उसके बारे में यहां हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमने महत्वपूर्ण यहां पर 3 विकल्प के बारे में मैं यहां पर चर्चा करूंगा, जिनमें पहला विकल्प है ट्रस्ट के माध्यम से फंडिंग की व्यवस्था, दूसरा फंडिंग की जो व्यवस्था हो पूरी तरीके से डिजिटल हो, और तीसरा स्टेट फंडिंग की व्यवस्था। और यहीं से अगला प्रश्न आपको बीपीएससी मेंस से पूछा जा सकता है। आप याद करिए AAO का जो मेंस हो रहा था उसमें स्टेट फंडिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और फिर यहां पर एक बार पुनः जब चुनावी बॉन्ड की प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया गया तो स्टेट फंडिंग की प्रक्रिया को किस प्रकार से एडॉप्ट किया जा सकता है या नहीं। तो यहां से भी 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अभी हमने ऊपर में बताया था प्रश्न को पढ़ते समय कि अंत में एक और प्रश्न यहां से बन सकते हैं, जो कि मैं बताऊंगा। तो यही पहला प्रश्न तो हो गया जो अभी मैं मॉडल आंसर डिस्कस किया, और दूसरा प्रश्न स्टेट फंडिंग को लेकर आप इसके लिए AAO का मेंस का जो परीक्षा हुआ है उसका प्रश्न पत्र आप गूगल से डाउनलोड करके देखिए कि क्या स्टेट फंडिंग से प्रश्न पूछे गए हैं, और उसकी फॉर्मेटिंग को तैयार कर लीजिए, क्योंकि इन दो में से कोई एक सवाल अवश्य 17वीं बीपीएससी में पूछा जाएगा। हो सकता है कोई नए विकल्प तब तक आ जाए फंडिंग को लेकर, तो हो सकता है पूरी तरीके से गौण हो जाए, लेकिन यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग इसे अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। पहला आइए देखते हैं कौन सा विकल्प है, ट्रस्ट के माध्यम से धन का बंटवारा। इसके लिए क्या हो कि एक ट्रस्ट का गठन किया जाए जिसमें सारी कंपनियां जो चंदा देना चाहता है, या फिर वैसे व्यक्ति जो चंदा देना चाहता है, वे सभी व्यक्ति और कंपनी एनजीओ जो भी हो वे उस ट्रस्ट में अपना जो भी कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं वो कंट्रीब्यूशन दें, और उसके बाद सभी राजनीतिक दलों के बीच उसको बंटवारा किया जाए। अब बंटवारा करने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, तो इस पर सभी राजनीतिक दलों को बैठकर एक मतता बनानी होगी, और सभी राजनीतिक दल को बैठकर इस पर विचार विमर्श करना होगा कि किस राजनीतिक दल को, राष्ट्रीय राजनीतिक दल को कितना, या फिर वोट शेयर के आधार पर, तो इन सभी का बंटवारा करना पड़ेगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो यहां पर डिस्कस मैं कर रहा हूं वह ट्रस्ट के माध्यम से फंडिंग की व्यवस्था हो, और यह एक बहुत ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होगी। दूसरा, सारे चंदे डिजिटल हों। इसके तहत राजनीतिक दलों को जो भी फंडिंग प्रोवाइड की जाती है वह पूरी तरीके से डिजिटल हो, चेक के माध्यम से या ड्राफ्ट के माध्यम से प्रोवाइड किया जाए, ताकि ट्रांसपेरेंसी बने रहे, और हर एक राजनीतिक दल को प्रति वर्ष अपनी जो दान में पैसे मिल रहे हैं उसे सार्वजनिक करना अनिवार्य किया जाए, ताकि आम जनता और आम मतदाता भी यह जान सके कि किस राजनीतिक दल को कितने फंडिंग प्राप्त हुए हैं। तो हर एक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पश्चात फंडिंग को सार्वजनिक करने की भी व्यवस्था इसके साथ साथ अपनाई जानी चाहिए।
अगला जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है वह स्टेट फंडिंग को लेकर है। देखिए, स्टेट फंडिंग को लेकर जो व्यवस्था है वह इंद्रजीत गुप्ता समिति के द्वारा सबसे पहले यह सुझाव दिया गया था। इंद्रजीत गुप्ता समिति के द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि चुनाव के समय जो अतिरिक्त धन की बर्बादी हो रही है, प्रतिनिधियों के द्वारा जो प्रत्याशी खड़े होते हैं वे बेहिसाब अपने मन से जितना चाहे करोड़ों रुपये चुनाव जीतने के लिए खर्च करते हैं, तो उन सभी राशि को समाप्त करने के लिए, संभावना को समाप्त करने के लिए स्टेट फंडिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्टेट फंडिंग का मतलब होता है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को राज्य की ओर से धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यानी कि जब चुनाव की घोषणा हो तो राजनीतिक दल के जो भी प्रत्याशी हो या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हो तो उन सभी को राज्य के द्वारा धन प्रदान किया जाए, ताकि वे अतिरिक्त धन वहां पर खर्च ना करें। और जो काले धन खर्च होते हैं चुनाव के समय, जैसे मान लेते हैं कि अभी सीमा जो है लोकसभा के दौरान जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं 95 लाख की राशि लोकसभा में निर्धारित की गई है और विधानसभा में संभवतः 75 लाख है। आप इसे वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो कई बार आप देखेंगे कि लोकसभा भले ही सीमा 95 लाख रखा गया हो एक प्रत्याशी के द्वारा खर्च करने की, लेकिन इसके बावजूद करोड़ों करोड़ रुपया चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशियों के द्वारा खर्च किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टेट फंडिंग की जब व्यवस्था होगी तो इस पर लगाम लग पाएगा। तो ये 3 विकल्प यहां पर मैं डिस्कस किया हूं। 3 विकल्प जो हैं वह इसके चुनावी फंड इलेक्टोरल बॉन्ड के विकल्प के रूप में इसे अपनाया जा सकता है। इसके अलावा भी कई सारे विकल्प हो सकते हैं, अगर आपको कहीं मिले लिखा हुआ तो उसे आप इसके पॉइंट में नोट कर लें। निष्कर्षतः स्पष्ट है कि चुनावी चंदे में पारदर्शिता हेतु चुनावी बॉन्ड के स्थान पर कई सारे विकल्पों को अपनाया जा सकता है। इससे जहां पारदर्शिता बरकरार रहेगी वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव भी संपन्न हो सकेगा और हमारा लोकतंत्र जो है वह सशक्त होगा। तो इस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड की जो प्रक्रिया है वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो असंवैधानिक घोषित किए गए हैं, इससे संबंधित प्रश्न यहां से बन सकते हैं। इसका मॉडल आंसर को मैं डिस्कस किया। उम्मीद है कि 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में यहां से जरूर प्रश्न आएंगे और अगर प्रश्न आए तो इसी के इर्द गिर्द मिलता हुआ प्रश्न आएगा जिसका मॉडल आंसर मैं डिस्कस किया हूं। आप लोग काफी अच्छे तरीके से इस प्रश्न को फॉर्मेटिंग रूप में आप लोग तैयार कर लें। और एक तो हमने बताया चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करने को लेकर, और दूसरा स्टेट फंडिंग का जो हमने पॉइंट बताया है स्टेट फंडिंग को लेकर, जो कि AAO मेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न, तो उस प्रश्न के फॉर्मेटिंग को भी आप लोग डिस्कस कर लें। या आने वाले समय में मैं मॉडल आंसर को डिस्कस कर दूंगा। बस इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।